आर्टिकल 370 के बाद अब आर्टिकल 30 को लेकर बीजेपी और विपक्ष के बीच संग्राम शुरू होने वाला है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने संविधान में अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान संचालित करने का अधिकार देने वाले अनुच्छेद 30 के औचित्य पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि इस अनुच्छेद ने समानता के अधिकार को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। विजयवर्गीय ने कहा कि देश में संवैधानिक समानता के अधिकार को आर्टिकल 30 सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। ये अल्पसंख्यकों को धार्मिक प्रचार प्रसार और धर्म की इजाजत देता है जो दूसरे धर्मों को हासिल नहीं है। जब हमारा देश धर्मनिरपेक्षता का हिमायती है तो इस अनुच्छेद की क्या जरूरत है। कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान के बाद देश में नई बहस छिड़ने के आसार बन गए हैं। बीते दिनों केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया था, जिसे लेकर विपक्ष ने काफी हमला बोला था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान संचालित करने का अधिकार है। यह अनुच्छेद कहता है कि सरकार शैक्षणिक संस्थानों को मदद देने में किसी भी शैक्षणिक संस्थान के खिलाफ इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है कि वो अल्पसंख्यक प्रबंधन के अधीन है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धार्मिक अधिकारों और विशेषाधिकारों की सुरक्षा के साथ साथ जातीय अल्पसंख्यक देश के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की आधारशिला है। विजयवर्गीय के ट्वीट पर शिरोमणि अकाली दल ने आपत्ति जताई है। शिरोमणि अकाली दल के मुख्य प्रवक्ता हरचरण बैंस ने कहा कि शिरोमणि अकाली दल की स्थापना ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए हुई है। अल्पसंख्यक देश के प्रमुख अंग हैं और अंग कमजोर करने से देश कमजोर होगा। अनुच्छेद 30 को खत्म करने से अल्पसंख्यकों के मन में असुरक्षा की भावना बढ़ेगी। ऐसा बयान सही नहीं है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल का मानना है कि अल्पसंख्यक संस्थाएं अनुच्छेद 30 के तहत मिले अधिकारों का दुरुपयोग कर रही हैं। इसकी समीक्षा किए जाने की जरूरत है। इस संबंध में कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट सहित विभिन्न अदालतों में लंबित भी हैं। मालूम हो कि मध्य प्रदेश सरकार राज्य के 7,000 में से 2,500 मदरसों को अनुदान देती है। सोनिया गांधी की सियासत पर बीजेपी की स्मृति ईरानी ने तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश के सामने उत्पन्न चुनौतियों का लाभ उठाने की कोशिश कर रही है और कहा कि विपक्षी पार्टी राजनीतिक बदनामी में लिप्त हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन अपेक्षित है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए ये बात कही। सोनिया ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा था कि केंद्र को छोड़कर पूरे देश ने प्रवासियों के दर्द की कराह सुनी है। कांग्रेस अध्यक्ष की टिप्पणी पर जोरदार प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ईरानी ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब देश को कोविड-19 महामारी के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत है तो कुछ राजनीतिक दल चुनौतियों का लाभ उठा रहे हैं। संकट की इस घड़ी में केंद्र और राज्य जिले के अधिकारियों समेत अपने प्रयासों में जुट गए हैं। कांग्रेस के लिए इस समय राजनीतिक बदनामी में लिप्त होना दुर्भाग्यपूर्ण लेकिन अपेक्षित है। असल में कांग्रेस लॉकडाउन के शुरू होने से अब तक लगातार सियासत कर रही है। बयानबाजियों के साथ उनके वकील बार बार सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं, लेकिन न तो सियासी मैदान में और न ही कोर्ट में उन्हें कोई फायदा मिला है। लेकिन झूठ और प्रोपेगेंडा के सहारे कांग्रेस की सियासत चल रही है। इसी बात पर स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस जो ऐसी महामारी के वक्त में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है, उनको मात्र इतना कहना है कि जिस सरकार के ऊपर वो कटाक्ष कर रहे हैं उस सरकार ने 1,76,000 करोड़ का गरीब कल्याण पैकेज लोगों तक पहुंचाया है। उनकी अपनी प्रदेश की सरकारें इस बात की गवाह हैं। मैं कांग्रेस को कहना चाहती हूं कि ऐसी महामारी के वक्त अगर आप अपनी राजनीति करने पर उतारू रहेंगे तो राष्ट्र का हित आपके लिए सर्वोपरि नहीं है, इंसानियत आपके लिए सर्वोपरि नहीं है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। सीमा विवाद पर पीएम मोदी के सख्त रुख और अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की सक्रियता के बाद चीन के रुख में नरमी आने लगी है। जब से भारत ने इस बात के साफ संकेत दिए हैं कि वो 1 इंच भी कदम पीछे नहीं हटेगा, उसके बाद एक तरफ भारत में चीन के राजदूत सुन वीडोंग ने कहा कि दोनों देश एक दूसरे के लिए खतरा नहीं है, तो दूसरी तरफ चीन सरकार की प्रोपेगेंडा मैगजीन ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि चीन और भारत को वर्तमान में सीमा पर जारी गतिरोध को हल करने के लिए अमेरिका की सहायता की जरूरत नहीं है। असल में चीन का ये बदला हुआ सुर तब सामने आया जब उसे ये लगने लगा कि पूरी दुनिया में वो अलग थलग पड़ता जा रहा है और अमेरिका उसकी चौतरफा घेराबंदी कर रहा है। हांगकांग से लेकर उइगुर मुसलमानों तक अमेरिका ने चीन की घेराबंदी शुरू कर दी है। इस बीच ट्रंप ने एक ट्वीट में कहा कि हमने भारत और चीन दोनों को सूचित किया है कि अमेरिका सीमा विवाद में मध्यस्थता करने के लिए तैयार।
इच्छुक और सक्षम है। चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से ट्रंप के ट्वीट के जवाब में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स में छपे एक लेख में कहा गया कि दोनों देशों को राष्ट्रपति ट्रंप की ऐसी सहायता की जरूरत नहीं है। इसमें कहा गया कि हालिया विवाद को भारत और चीन द्विपक्षीय वार्ता से सुलझाने में सक्षम है। दोनों देशों को अमेरिका से सतर्क रहना चाहिए, जो कि क्षेत्र में शांति और सद्भाव को बिगाड़ने के अवसर की तलाश में रहता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि भारत LAC पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और भारतीय सैनिक सीमा प्रबंधन को लेकर बहुत जिम्मेदार रुख अपनाते हैं। उन्होंने ऑनलाइन मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि दोनों पक्षों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में उत्पन्न हो सकने वाली स्थितियों की वार्ता के जरिए शांतिपूर्ण समाधान करने के लिए सैन्य और राजनयिक स्तर पर तंत्र स्थापित किए हैं और इन माध्यमों से चर्चा जारी रहती है। चीन के राजदूत सुन वीडोंग ने एक पत्रकार से मेल मिलाप की भाषा में कहा कि भारत और चीन ने कभी भी मतभेदों की छाया अपने समूचे द्विपक्षीय संबंधों पर नहीं पड़ने दी है और वे इस आधारभूत सिद्धांत को मानते हैं कि दोनों देश एक दूसरे के लिए खतरा नहीं हैं। वहीं चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लीजान ने कहा कि मुद्दों को वार्ता और चर्चा के माध्यम से सुलझाने के लिए चीन और भारत के पास उचित तंत्र और संपर्क माध्यम हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस के वकील कपिल सिब्बल की सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस के सामने जितनी बेइज्जती हुई उसे वे शायद कभी भूल पाएं। इशारों में तुषार मेहता ने कपिल सिब्बल ही नहीं पूरी कांग्रेस की बेइज्जती कर दी और उनको कयामत का पैगंबर करार दिया जो सिर्फ नकारात्मकता फैलाते हैं। तुषार मेहता यही नहीं रुके, बल्कि एक कहानी का जिक्र करते हुए उन सब की तुलना एक ऐसे गिद्ध से कर दी जो किसी के मरने के इंतजार में घात लगाकर बैठा रहता है। कोरोना, लॉकडाउन और प्रवासी मजदूर, ये सब ऐसे मसले हैं जिन पर कांग्रेस लगातार नकारात्मक राजनीति कर रहा है। असल में मामला प्रवासी मजदूरों का है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। मामले में केंद्र की तरफ से कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में उन लोगों की निजी भागीदारी पर सवाल उठाए जो इस मामले में दखल देना चाहते हैं। तुषार मेहता ने उन लोगों को कयामत का पैगंबर करार दिया और उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से जवाब मांगा। जस्टिस अशोक भूषण, SK कौल और MR शाह की पीठ के सामने अपना सबमिशन खत्म करने के बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि बड़े पैमाने पर सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट शुरुआत में इनसे संतुष्ट था, लेकिन जिन्हें कयामत के पैगंबर बोला जाता है वो सिर्फ नकारात्मकता ही फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सभी लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, यहाँ तक कि इस बात को मानने के लिए भी तैयार नहीं है कि कितना कुछ किया जा चुका है। ये देश के प्रति कोई कृतज्ञता नहीं दिखा रहे। राज्य सरकारें और मंत्री दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल ने एक घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक फोटोग्राफर 1993 में सूडान गया। वहाँ एक गिद्ध था और एक बीमार बच्चा। गिद्ध बच्चे के मरने का इंतजार कर रहा था। उस फोटोग्राफर ने उस घटना को कैमरे में कैद किया जो न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा। इसके बाद उस फोटो को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, लेकिन इस घटना के 4 महीने बाद ही उस फोटोग्राफर ने आत्महत्या कर ली थी। तुषार मेहता दक्षिण अफ्रीकी फोटोग्राफर केविन कार्टर की फोटो के बारे में बात कर रहे थे, जिस पर काफी बहस और विवाद हुआ था। मेहता ने कहा कि जो लोग सामने आ रहे हैं उन्हें अपनी विश्वसनीयता साबित करनी चाहिए। वे करोड़ों में कमाते हैं, क्या उन्होंने 1 रुपया भी खर्च किया? लोग सड़कों पर अन्य लोगों को खाना खिला रहे हैं और आलोचक सिर्फ अपने AC ऑफिसेज में बैठकर बातें बना रहे हैं। इस बीच जब कपिल सिब्बल बहस के लिए उठे तो तुषार मेहता ने कहा कि ये कोर्ट राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं बनने दिया जा सकता। कपिल सिब्बल, जो कि 2 संगठनों की तरफ से कोर्ट में पेश हुए थे, उन्होंने कहा कि ये एक मानवीय त्रासदी है और इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, इसे निजी मुद्दा मत बनाइए। सिब्बल ने कहा कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी द्वारा एक नेशनल प्लान तैयार किया जाना, NDMA द्वारा अप्रूवल दिया जाना और इसके तहत जरूरतमंदों को आश्रय, खाना, पीने का पानी, मेडिकल कवर, साफ सफाई की व्यवस्था की जानी चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।
2014 में करारी तो 2019 में शर्मनाक हार के जरिए राजनीति के पाताल लोक तक पहुंच चुकी कांग्रेस अपनी ओछी राजनीति की रवायत को भुला नहीं पा रही। सत्ता से दूरी ने कांग्रेस पार्टी को इस कदर बेचैन कर दिया है कि उसकी राजनीति का स्तर रोज गिरते ही जा रहा है। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 साल पुराने फोटो को शेयर करते हुए लिखा है कि ऐशो आराम की जिंदगी में मस्त हैं। कांग्रेस ने इस फोटो को अपनी वीडियो में इस्तेमाल करते हुए ये कहने की कोशिश की है कि कोरोना संकट काल में पीएम मोदी मजदूरों और किसानों की आवाज सुन नहीं रहे हैं और ऐशो आराम की जिंदगी में मस्त हैं। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी की जिस तस्वीर को लगाया है वो मैडम तुसाद म्यूजियम के लिए मार्च 2016 में ली गई थी। उस समय मैडम तुसाद म्यूजियम के कुछ आर्टिस्ट प्रधानमंत्री मोदी का वैक्स स्टेचू बनाने के लिए उनका शारीरिक नाप लेने उनके घर आए थे। कांग्रेस ने इसी वीडियो में से प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर निकालकर लोगों को बरगलाने का काम किया है। साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने के लिए कांग्रेस किसी भी स्तर तक नीचे गिरने को तैयार है। कोरोना संकट के बीच मोदी सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार में जुटी कांग्रेस की पोल खुलने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने उनकी जमकर क्लास लगाई। इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया यूजर्स कांग्रेस को फटकार लगा रहे हैं। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस एक फेक न्यूज की फैक्ट्री बनते जा रही है। लोगों ने आरोप लगाया कि कांग्रेस देश में भ्रम और भय का माहौल बनाना चाहती है। बहरहाल कोरोना काल में इन पुरानी तस्वीरों के जरिए पीएम मोदी पर हमला करने वाली कांग्रेस आईटी सेल की एक कवायद भी फेल साबित होती दिखाई पड़ रही है। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। कोरोना काल में भी कांग्रेस अपनी ओछी राजनीति से बाज नहीं आ पा रही। मजदूर पॉलिटिक्स में भी बुरी तरह नाकामी हाथ लगने के बाद अब कांग्रेस के नेता पुराने और अप्रासंगिक वीडियो शेयर कर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बार फिर कांग्रेस का यह प्रोपेगेंडा बैकफायर करता नजर आ रहा है। दरअसल मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए कांग्रेस नेता शशि थरूर ने एक पुराना वीडियो रीट्वीट कर दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी जमकर फजीयत हो रही है। लॉकडाउन के दौरान घर लौट रहे मजदूरों पर सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस की एक नेता अर्चना डालमिया ने एक फर्जी वीडियो शेयर किया। वीडियो में एक महिला मजदूर बेहोश है और उसके 2 बच्चे सिर पर पानी डाल रहे हैं। अर्चना डालमिया ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा, क्या जिंदगी इतनी सस्ती हो गई है? मैं दुनिया की हर मां से अपील करती हूं कि इस दृश्य को देखें, ये किसी फिल्म का नहीं है। #माइग्रेंट क्राइसिस सड़कों में भटक रही है। बीजेपी क्या आपकी पार्टी भी जाग नहीं सकती? अर्चना के इस वीडियो के ट्वीट करते ही कांग्रेस के बड़े नेता इसे रिट्वीट करने लगे। राहुल गांधी के करीबी कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी इस वीडियो को रीट्वीट किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि कांग्रेस ने जिस वीडियो को ट्वीट किया वो 2 साल पुराना है। 2 साल पहले इसे मेजर सिंह संधू ने फेसबुक पर शेयर किया था। वीडियो के बारे में पता चलने के बाद लोगों ने कांग्रेसी नेताओं की क्लास लगानी शुरू कर दी, जिसके बाद अर्चना ने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। इस प्रकरण ने एक बार फिर साबित किया है कि कांग्रेस ना तो सरकार ही ठीक से चला सकती है और ना अच्छा विपक्षी बनने के काबिल रह गई है। माना कि सरकार को घेरना विपक्ष का काम होता है, लेकिन इसके लिए प्रोपेगेंडा चलाकर पुराने और अप्रासंगिक वीडियो और तस्वीरों को मौजूदा हालात से जोड़कर जनता को भ्रमित करने को कतई सही नहीं ठहराया जा सकता। ऐसी हरकतों से कांग्रेस के सीनियर नेता न सिर्फ अपनी फजीहत कराते हैं, बल्कि पार्टी को भी बदनामी झेलनी पड़ती है। बहरहाल अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही कांग्रेस पार्टी के नेताओं के कारनामे उसे और कैसे कैसे दिन दिखाएंगे, देखना दिलचस्प होगा। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। जिस तरह का घिनौना और बेशर्म घालमेल महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की अस्वाभाविक सरकार बनाने में हुआ था, वो कोरोना संकट के दौरान स्पष्ट रूप से दिखता रहा है। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी तीनों ने मिलकर एक बार भी काम नहीं किया। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनके सहयोगी महाराष्ट्र के पृथ्वीराज चौहान ने साफ तौर पर महाराष्ट्र की विफलता में कांग्रेस की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। उधर प्रदेश के गृहमंत्री अनिल देशमुख जैसे एनसीपी नेता भी बिल्कुल नाकारा साबित हुए, जिससे संकट और बढ़ गया। चतुर शरद पवार की भूमिका भी अटकलबाजियों और दलदल में धंसी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके साथ उनकी लंबी बैठकें चली।
लेकिन हमें नहीं मालूम कि वो बैठकें कोई सकारात्मक सलाह देने के लिए थीं या उनका मकसद एनसीपी को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार से कुछ काम निकालना था। पूरी तरह से गौर किया जाए तो मुख्यमंत्री ठाकरे के घिसे पिटे फेसबुक लाइव के बावजूद महाराष्ट्र में कोविड-19 की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। देश भर में कोरोना वायरस के कुल मामलों में 36% से अधिक योगदान महाराष्ट्र का है। हर रोज यहां औसतन 2000 नए केसेस सामने आ रहे हैं। इस नाकामी का जिम्मा साफ तौर पर सीएम ठाकरे की अयोग्यता और अपनी गद्दी को लेकर उनके अनाड़ी विचारों पर जाता है, साथ ही उस प्राकृतिक गठबंधन पर भी जिसके एजेंडा में शासन का मुद्दा कभी दूर दूर तक था ही नहीं। लॉकडाउन के दौरान सीएम ठाकरे का कार्यक्रम क्या रहा है, शायद ही कोई सबूत होगा जिसमें वो अपने साथी मंत्रियों या नौकरशाह से बात करके नियमित रूप से हालात का जायजा लेते हों। लेकिन कोई ताज्जुब नहीं है कि 24 मई को जब सीएम ने अपने फेसबुक लाइव पर ऐलान किया कि महाराष्ट्र सभी उड़ानें चालू करने के लिए तैयार नहीं था, शाम तक उनके कैबिनेट सहयोगी मंत्री नवाब मलिक ने अगले दिन से 25 उड़ानों की पुष्टि कर दी। जब रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सीएम के उस बयान को चुनौती दी तो मुख्यमंत्री के पास कोई जवाब नहीं था। कोविड-19 संकट के दौरान महाराष्ट्र में राजनीतिक नेतृत्व की कमी की पुष्टि कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान खुद करते हैं। ऐसा लगता है कि राज्य सरकार को पता ही नहीं है कि सरकार के दूसरे स्तर की शक्तियां और कार्य क्या होते हैं और इसके बजाय वो तीसरे स्तर यानी बीएमसी को आगे रखना चाहती है। राज्य सरकार का इस तरह अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेना एक आपराधिक गफलत है। राज्य सरकार की विफलताओं पर जब भी सवाल उठाए गए, उद्धव ठाकरे ने नरेंद्र मोदी सरकार पर राज्य को पर्याप्त फंड्स न देने का आरोप लगा दिया। उनके झूठ का पर्दाफाश आखिरकार पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तथ्यों और आंकड़ों के साथ कर दिया, जिसका सीएम या उनकी सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। सच्चाई ये है कि बहुत भारी तादाद में प्रवासी मजदूरों को लॉकडाउन के दौरान कोई राशन नहीं मिला, जिसकी वजह से अधिकतर प्रदेश छोड़कर अपने पैतृक स्थानों की ओर निकलने को मजबूर हो गए। जिस चीज ने स्थिति को और भी शर्मनाक बना दिया वो था राहुल गांधी का ये बयान कि महाराष्ट्र में उनकी पार्टी निर्णय लेने वाली स्थिति में नहीं है। बहुत से मायनों में ये बात इस बात का इकरार था कि गठबंधन के तीनों दल अपनी पार्टी की जेबें भरने के लिए सत्ता में हैं। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार महाराष्ट्र में जो तबाही लेकर आई है उसे देखते हुए जरूरत है कि हम स्थिति के एक बड़े दृश्य को देखें। वेस्टमिनिस्टर लोकतंत्र अक्सर संख्या का मजाक बना देता है। हमने इसे 1996 में होते हुए देखा जब एचडी देवेगौड़ा, जिन्होंने कभी राष्ट्रीय नेता बनने की कल्पना भी नहीं की होगी, रातों रात एक पूरी तरह अवसरवादी सरकार के प्रधानमंत्री बन गए, जिससे भारत के विकास का एजेंडा पटरी से उतर गया। महाराष्ट्र में 2019 में जो हुआ वो उससे भी बुरा था। इसमें सहयोगियों को बदलकर जनादेश ही चुरा लिया गया। ये एक ऐसी दुर्घटना थी जिसकी वजह से महाराष्ट्र आज अर्थव्यवस्था के गर्त में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।